नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जदयू की प्रदेश प्रवक्ता और पटना यूनिवर्सिटी के मगध महिला कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर सुहेली मेहता। अगर हम बात कर लें शिक्षा की, तो शिक्षा को लेकर के रोज़गार सबसे पहले दिमाग में आता है। रोज़गार की मांग युवाओं की तरफ से लगातार की जा रही है। सड़क पर उतरते हैं युवा, कहते हैं परीक्षा लेनी चाहिए, बहाली होनी चाहिए, लेकिन सरकार की इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। इनफैक्ट उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। तो आगे की क्या नीति है सरकार की, किस तरीके से युवाओं को रोज़गार देंगे? क्योंकि जब सरकार अब चुनाव था तो चुनाव के वक्त में ये वादा सरकार की तरफ से किया गया था कि 19 लाख रोज़गार देंगे, लेकिन 19 लाख रोज़गार की बात करें तो अभी तक उसके ज़मीनी स्तर को देखें तो उस हिसाब से नहीं हो रहा है कि 19 लाख रोज़गार सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, शिक्षा बढ़ेगी, साक्षरता दर बढ़ेगा। स्वाभाविक है, हर आदमी चाहेगा कि हम आत्मनिर्भर बने, चाहे नौकरी के थ्रू बने, चाहे किसी भी तरह के रोज़गार के तरफ। तो नौकरियां की संख्या तो सीमित है, सब लोग जानते हैं, और जो भी प्रक्रिया होती है सरकारें लगातार करती रहती हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। उसकी कई प्रक्रियाएं होती हैं, पहले एंट्रेंस होता है, रिटर्न होता है, फिर इंटरव्यू होता है। उस बीच कोई समस्या आ जाती हैं, चूँकि लोकतंत्र है तो उसमें कई लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो हड़ताल करते हैं, क्वेश्चन आउट कभी हो जाता है, बहुत तरह की बातें होती हैं जिसके कारण कि उसमें बाधाएं आती हैं। लेकिन जहाँ तक रोज़गार की बात है तो हमारी सरकार ने अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा उद्यमी योजना के थ्रू उन्होंने रोज़गार बढ़ाने का, तो रोज़गार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होती है, बल्कि सरकार के द्वारा चलाई गई उन्हें आत्मनिर्भर करने के लिए जितनी भी कवायद करनी होती हैं वो सारे चीज़ों को और हमारी सरकार वो कर रही हैं और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने पिछले 4-5 साल पहले एक योजना लागू की थी कि हर पंचायत में 5 युवाओं को ये ऑटो रिक्शा दिया जाएगा, तो वो भी तो एक रोज़गार ही है। तो कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं, महिलाओं को कई तरह के स्किल डेवलपमेंट में शामिल किया गया, स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं लाई गई बिहार सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की ओर से, तो महिलाएं काफ़ी अपने पैरों पर खड़ी। इस बीच में स्टेट के एग्ज़ाम को लेकर के भी लगातार युवा प्रदर्शन किए, उनके ऊपर भी लाठियां चलाई गई। दूसरी बात, दरोगा बहाली को लेकर भी युवाओं का प्रदर्शन जारी है। अभी शिक्षक नियोजन को लेकर के भी लगातार वहाँ उनसे ऊपर सवाल उठते हैं कि बार बार उसके लिए काउंसलिंग के डेट दिए जाते हैं और बार बार रद्द किए जाते हैं। तो सरकार की तरफ से कब इन सब बहालियों पर प्रक्रिया शुरू की जाएंगी? नहीं, देखिए, नियोजन भी किए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसे टर्म आते हैं जिसमें कुछ ऐसी तकनीकी समस्याएं हो जाती हैं। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि नियोजन ना हो। जहाँ भी शिक्षकों की कमी है तो सरकार निश्चित रूप से उसके लिए पूरी कोशिश करती है। जो परमानेंट जॉब, जहाँ भी परमानेंट शिक्षक की बहाली की बात होती है, अगर उस प्रक्रिया में देरी होती है तो सरकार की अगर गलत मंशा होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर भी नहीं बहाल करते। तो इसलिए प्रक्रिया में हो सकती है देरी हो, लेकिन सरकार की ये मंशा है कि हर स्कूल, हर कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े और लगातार इसके लिए सरकार अपनी कोशिश कर रही है। अब हमारा सवाल है कि बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि कई जगह नरसंहार की घटनाएं सामने आई हैं। अपराधी पकड़ा भी जाते हैं, वो बाद में बेल लेके बाहर आ जाते हैं। तो सरकार की किस तरह की कानून है कि इतनी ज़्यादा अपराध बढ़ रही हैं, उस पर कोई भी नकेल कसा नहीं जा रहा है? देखिए, अपराध की जहाँ तक बात है तो अपराध बढ़े नहीं हैं, क्योंकि बीच में बिल्कुल स्थिर हो गया था तो अब कुछ अपना सर उठाने लगे हैं। लेकिन हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस है क्राइम के प्रति। अपराध होते हैं तो ऐसा नहीं है कि पुलिस बैठी रहती है और सरकार बिल्कुल इग्नोर करती है उस चीज़ को। पुलिस अपना काम करती है, और जहाँ तक आपने कहा कि अपराधी पकड़ाए और बेल पे वो छूट जाते हैं, तो ये तो कानून, जो कानून हमारे देश में है कि अगर दोषी भी हैं तो बेल पर वो छूटते हैं, तो ये तो कानून की बात है, इसमें सरकार क्या कर सकती है? मधुबनी नरसंहार में देखा गया था कि 5 लोगों पे गोली चलाई गई थी और वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन था, लेकिन फिर भी 4 घंटे लग गए उन्हें आने में। तो इसमें कितनी सरकारी चीज़ें हैं ना, पुलिस प्रशासन है, तो उससे लोगों की उम्मीद है कि वो आएंगे, मेरी मदद करेंगे, लेकिन इतने समय तक पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचती हैं। तो क्या कह सकते हैं, कैसे लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करें? ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो ग्रामीण लोग थे, हो सकता है कि
बहुत तरह की बातें होती हैं जिसके कारण कि सही मैसेज नहीं पहुंच पाता है, उसके कारण भी नहीं आए होंगे। तो इसलिए लेकिन हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से कि कम से कम इतनी पुलिस जो है इतनी लापरवाह नहीं है। हमारे राज्य में अभी इस शासन में कम से कम पुलिस इतनी लापरवाह नहीं है, और अगर कहीं लापरवाही करती है पुलिस तो सरकार उस पर एक्शन भी लेती है। आपने देखा होगा अभी आज ही के ये में कि कई 2-3 डीएसपी पे उनको नोटिस गया है। तो इसलिए कहीं से हमारे यहाँ अगर कोई गलती कर रहे हैं सरकारी पदाधिकारी पुलिस हो तो ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आम जनता के लिए सरकार है। आम जनता की सेवा में अगर इन लोगों से कोई कमी होती है तो उस पर आदरणीय नीतीश कुमार खुद नोटिस लेते हैं और आम जनता के पक्ष में उन्हें जो करना होता है वो करते हैं। इन दिनों बजट सत्र के दौरान भी हमने देखा कि शराब की तस्करी को लेकर के और शराब की बिक्री को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे थे, और कुछ दिन पहले भी हमारे सामने एक खबर आई थी कि जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई। तो जब शराब बंदी के कानून आए 5 साल हो गए, लेकिन आज तक ज़मीनी स्तर पर इसे पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं किया गया? देखिए, कानून आने की जहाँ तक बात है तो हत्या के कानून कब बने थे? हत्याएं होती हैं, कई तरह से हत्याएं होती हैं, कई कारण से हत्याएं होती हैं। अब रही विपक्ष के सवाल उठाने की बात, तो विपक्ष तो चाहता है कि शराबबंदी लागू न हो। आपने चुनाव में भी देखा ही होगा, कई लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी ख़त्म हो जाएगी। तो विपक्ष के सवालों का ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन शराबबंदी समाज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने खुद कहा अभी कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, तो इस पर विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है, कई तरह के आरोप लगाते हैं विपक्ष की, थाना में शराब पकड़े जाते हैं तो होम डिलीवरी होती है, तो ज़रूर उनके पास कोई प्रूफ होंगे, वो जानते होंगे। इस बीच में लोगों का ये आरोप है कि जो पुलिस प्रशासन है वही मिली हुई है। तो कोई कुछ तो उस तरह का प्रूफ मिले, सामने मिली हुई है तो जब पता चलता है तो आपने देखा नहीं, कई पदाधिकारी सस्पेंड हुए इसमें, कई बड़े बड़े पदाधिकारी भी शराबबंदी के कानून में अगर वो लापरवाह रहे हैं तो वो सस्पेंड हुए हैं। और लोगों से भी हम हमेशा अपील करते रहते हैं, हमारी पार्टी के लोग जो सोसाइटी के अच्छे लोग हैं सभी अपील करते हैं कि शराब जहरीली हो या हाई क्वालिटी की हो, शराब पीना हानिकारक है। और ये विपक्ष को भी ये चीज़ जागरूकता में सहायता करनी चाहिए। बल्कि ये चैलेंज, इसमें चुनौती देने वाली कोई बात नहीं है कि विपक्ष इस पर राजनीति करे। राजनीति करने का ये बात नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है। हर घर की महिलाओं को, हर घर के बच्चे को, जिनके घर में उनके घर के मुखिया खासकर जो शराब पीते हैं उनके घर में ये समस्या है कि जो शराब पीकर आते हैं, आज जो छुप कर भी शराब पीते हैं, तो या तो खुद आप ही ने कहा, हम लोग जानते भी हैं कई लोग जहरीली शराब से मरे। तो सवाल ये है कि जहरीली शराब से मृत्यु होगी तो उनके घर वाले को कौन देखेगा? तो ये तो एक समस्या है। इसमें राजनीति नहीं करके विपक्ष के लोगों को, समाज के लोगों को, सभी को सहयोग करने की ज़रूरत है, न कि सरकार को चैलेंज करने की ज़रूरत है और इस पर एक राजनीतिक सवाल उठाने की ज़रूरत है। तो जैसे कि आपने कहा कि अब इसके लिए विपक्ष को भी सहयोग करने की ज़रूरत है, तभी इस पे कुछ आगे काम हो सकता है और तभी इस पे नकेल कसा जा सकता है। अब कोरोना पे बात कर लेते हैं। कोरोना महामारी हमने देखा 2 साल किस तरीके से क्या त्रासदी हुई है, बिहार हो या फिर पूरे देश में। बिहार की बात कर लें अगर, तो भी पंचायत चुनाव होने वाले हैं। कोरोना के लिए बता दिया गया है, ये चीज़ें जता दी गई हैं कि सितंबर अक्टूबर के बीच में तीसरी लहर आ सकती है। और वहीं पंचायत चुनाव के डेट को भी रिलीज़ कर दिया गया है, 24 सितंबर से होने वाली है 12 दिसंबर तक। तो क्या लगता है आपको कि कोरोना के बीच में क्या पंचायत चुनाव कराना सही रहेगा? देखिए, पंचायत चुनाव भी आवश्यक है और कोरोना से बचाव भी आवश्यक है। आपने देखा पिछले साल सरकार बनाना था तो उस समय भी चुनाव हुआ और डेट तय करना कंप्लीट रूप से चुनाव आयोग का काम होता है। तो चुनाव आयोग ने डेट निर्गत किया है और उसी पर चुनाव हो रहा है। रही कोरोना की बात, तो आपने देखा कि सरकार लगातार फर्स्ट फेज में पहली लहर, दूसरी लहर, अब तीसरी लहर की तैयारी पूरी तरह से की हुई है और पूरे देश में बिहार एक उदाहरण बनकर उभरा कि किस तरह से कोरोना के समय में व्यवस्था बिहार सरकार में हुई। और तीसरी लहर के लिए भी पूरा स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पूरी बिहार सरकार तैयार है
अब रही पंचायत चुनाव की बात, तो ये तो निर्णय लेना चुनाव आयोग का काम है। और जितनी भी होशियारी, अब बिहार की जनता भी जागरूक हो गई है कि अगर चुनाव भी होते हैं तो उन्हें किस तरह से अपना बचाव करना है। अच्छा, लगातार ये हमारी जनताओं की सवाल रहती हैं कि चुनाव कोरोना के समय में हो जाते हैं, लेकिन परीक्षा को क्यों रद्द कर दिया जाता है? स्कूल कॉलेज सबसे पहले क्यों बंद करते हैं? इसलिए कि चाहे क्लास हो या एग्ज़ाम हो, उसमें आपको 3 घंटा 4 घंटा एक ही जगह बंद हॉल में साथ बैठना है। स्वाभाविक सी बात है, जो कोविड होने के कारण है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे में दिक्कत होगी। लेकिन कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरह, अभी जैसे कोई भी काम हर्ज नहीं हो, ऑनलाइन क्लासेस चले, सभी कॉलेज में सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चले। अभी जैसे थोड़ा ठीक ठाक है तो अभी सभी जगह एग्ज़ाम चल रहा है सारे। तो सरकार की या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई ऐसी मंशा नहीं रहती है कि जो जनता के भले की चीज़ है उसको रोक दो और जो चुनाव का मामला हो उसको नहीं करो। चुनाव भी बहुत आवश्यक है, चूँकि ये जो गांव की सरकार है, जो सरकार अभी बनने जा रही है, तो गांव में डेवलपमेंट होने के लिए पंचायत चुनाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि जब तक नहीं होंगे तब तक जनता का काम न्याय के साथ नहीं हो पाएगा, इसलिए वो ज़रूरी है। और जहाँ तक एग्ज़ाम का बात है, चाहे कोई भी चीज़, किसी भी तरह नौकरी के लिए भी कोई एग्ज़ाम की बात है, तो आचार संहिता जब लागू होता है तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसे तो पालन करने होते हैं। अब सबसे अहम मुद्दा अभी बाढ़ का है। कई ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और इसलिए पंचायत चुनाव की डेट को भी आगे बढ़ा दिया गया है कि पहले चरण में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, आखिरी चरण में होंगे। तो नीतीश कुमार, कई सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार बाढ़ जैसी स्थिति बिहार में बन रही है, तो नीतीश कुमार की तरफ से या बिहार सरकार की तरफ से ऐसी क्या तैयारियाँ की गई हैं जिससे आने वाले समय में बाढ़ से बिहार को बचाया जा सके? देखिए, बाढ़ से बिहार को बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, उससे बचाया नहीं जा सकता है। वो मैनेजमेंट किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल मैनेजमेंट किया जा सकता है। कहीं भी बाढ़ आती है तो कम्युनिटी किचन, जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये सभी जगह आप देखेंगे, सभी जिलों में इसकी व्यवस्था की गई है। लगातार जल संसाधन मंत्री अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को जान सकते हैं। लगातार वो विभाग अपना सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अखबारों के माध्यम से, जो भी सुविधाएं हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए, वो लगातार आते रहते हैं और उससे लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। चाहे वो स्वास्थ्य के लिए केंद्र हो, स्वास्थ्य का हेल्थ कैंप लगता है, प्लस खाने के लिए कम्युनिटी किचन होती है। खुद मुख्यमंत्री अभी आपने देखा कि कहीं गाड़ी से, कभी हेलीकॉप्टर से पूरा निरीक्षण कर और सभी जगह लगभग कई ज़िलों में जाकर इन्होंने देखा, मुख्यमंत्री जी ने, कि कहाँ पर किस तरह से कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं और किस तरह से लोगों की सेवा। 2019 में जैसा कि हमने देखा कि पटना में भी कितनी, मतलब बाढ़ की जो स्थिति थी बहुत ही भयावह तस्वीर थी। बड़े बड़े घरों में घुटने तक पानी लगा हुआ था, छोटे घरों की तो हम बात ही छोड़ दें। जब इस तरीके की सिचुएशन नीतीश कुमार ने देखी, उसके बाद नगर निगम की तरफ से भी ये कहा गया कि अब बाढ़ की स्थिति बिहार में नहीं बनेगी, हमारी तरफ से वो पूरी मैनेजमेंट की जा रही है। लेकिन इस बार भी लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, कितनी मैनेजमेंट अब तक हो चुकी है कि इस बार कम से कम पटना में बाढ़ ना आए? देखिए, पटना में वो बाढ़ नहीं आया था, वो एक परिस्थिति ऐसी थी कि काफ़ी बारिश हुई थी और जल जमाव हो गया था। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे थे, बहुत जगह नालियाँ जाम थी, उसके कारण हुआ था। कोई सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी जिसके कारण इस तरह की स्थिति आएगी। लेकिन ये जो बाढ़ हर साल आता है, तो बाढ़ की व्यवस्था तो की जाती है। फ्लड मैनेजमेंट, जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा कि जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो ज़रूर पूरी की जाती हैं। फिर मुआवजा दिए जाते हैं, जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के घर हैं उन्हें 6,000 रुपये तत्काल ज़रूरत के लिए। 6,000 में तो दुनिया नहीं चल सकती है, लेकिन एक राहत जो तुरंत की होती है वो हमारी सरकार लगातार दे रही है। बहुत ही संवेदनशील हमारी सरकार, जो बाढ़ के प्रति संवेदनशील रहती है, वो मैनेजमेंट हमेशा करती रहती है। अब महिला सशक्तिकरण की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप भी महिला, हम भी महिलाएं, और जो भी महिलाएं हैं, तो नीतीश कुमार जब से सरकार में आए तब से महिलाओं को लेके जागरूक रहे हैं। कई सारे आरक्षण महिलाओं को दिए हैं, आज भी देते आ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि 1615 महिलाओं को उन्होंने शपथ भी ग्रहण कराए
हाँ बात कीजिएगा 615 महिलाओं को उन्होंने शपथ भी ग्रहण करवाई। 1605 दरोगा में से 615 महिलाएं थी। इस बात का जिक्र उन्होंने सार्वजनिक मंच पर भी किया कि हम लोग महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने के काम किए हैं और आज वो समय आ गया है जब इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं दरोगा बन रही हैं। तो आगे और कौन कौन से ऐसे नियम होंगे या कौन कौन से ऐसी चीज़ें सरकार की तरफ से की जाएंगी जिससे महिलाओं को और सशक्त बनाया जाए और आगे बढ़ाया जाए? देखिए, समाज के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष। स्वाभाविक सी बात है, एक पहिया बैठ जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। और इस चीज़ को सिर्फ नीतीश कुमार जी ने ही समझा। बिहार की सरकार की मुखिया होते ही उन्होंने पहले दोनों पहिए को मजबूत करना चाहा और उसका उदाहरण आपके सामने आया कि सबसे पहले उन्होंने पंचायतों में 50% आरक्षण देकर, क्योंकि डिसीज़न जो होता है, डिसीज़न जब तक पक्ष में नहीं होगा तब तक, जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, जागरूक नहीं होंगी, तब तक उनका विकास नहीं हो सकता है। तो उसके लिए पंचायतों में आरक्षण, उसके बाद महिलाओं की शिक्षा के लिए कारण जानना चाहा कि क्यों लड़कियां पीछे हैं पढ़ाई के मामले में। तो एक बहुत ऐसा माहौल था पहले कि बेटियां घर से बहुत दूर तक नहीं निकल पाती थीं, प्राथमिक विद्यालय तक करके और उसके बाद वो स्कूल छोड़ देती थी। तो उस ड्रॉप आउट को रोकने के लिए साइकिल दिया गया लड़कियों को कि वो स्कूलों तक जाए। उसके बाद स्कूलों में उन्हें किताब दिया गया, पोशाक दिया गया, ताकि वो गरीब अमीर का जो अंतर है वो नहीं पता चले। किसी गरीब व्यक्ति को अपनी बेटी को स्कूल भेजने में ये न लगे कि मेरी बेटी के पास कपड़े नहीं हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए कि कहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि देखिए कोई आदमी गरीबी और अमीरी से किसी का दिमाग कम और ज़्यादा नहीं होता है। अगर मौका मिलता है तो हर व्यक्ति अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। खासकर बेटियों का जहाँ तक मामला होता है तो बेटियाँ काफ़ी कंसंट्रेट रहती हैं किसी भी चीज़ में। पढ़ाई के मामले में भी आप देखिएगा बहुत स्थिर होकर पढ़ती हैं, ज़्यादा टाइम देती हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने जो मौका दिया लड़कियों को पढ़ने के लिए, चाहे स्कूल जाने के लिए उन्हें साइकिल दिया गया, जो भी जितने भी चीज़ें अभी आपको बताई उसके, तो मौका जहाँ मिलता है खासकर लड़कियों को, तो वो अपने को साबित करती हैं। आपने देखा अभी कल की ही बात है, कल की बात है कि 615 लड़कियों को दरोगा को शपथ दिलाया गया। वो जो परेड कर रही थी, तो बिहार के हर माँ बाप को ये गर्व हो रहा होगा और हर बेटियाँ प्रेरित हो रही होंगी कि हम भी ये करें और यहाँ पे जाएं। तो नीतीश कुमार जी ने ऐसा माहौल बिहार में क्रिएट किया है कि एक मजदूरी जो घास कर रही हैं खेत में, वो भी अपनी बेटी को दरोगा, डीएसपी कुछ भी बनाने के सपने देख सकते हैं। ये सपने देखने का अधिकार पहले नहीं था और मुख्यमंत्री जी ने सबको सपने दिखाया है। सभी बेटियां स्कूल जा रही हैं, सभी पढ़ रही हैं। बीपीएससी में आप देखिए, चूँकि बिहार के हर नौकरी में 35% आरक्षण लड़कियों के लिए दिया गया, तय किया गया। अब उसमें देखिए कि 35% तो आरक्षण के बल पे आई। उसके पहले ऐसे भी जब आरक्षण नहीं था तो 25% लड़कियां आ जाती थीं। तो ऐसे ही आपको 50-60% लड़कियां बीपीएससी में आ गई। अभी इंजीनियरिंग में 369 लड़कियां बीपीएससी से इंजीनियर बनी हैं। तो आप देखिए कि बिहार की रचना कैसी होगी, क्योंकि लड़कियां क्रिएटिव होती हैं, इंजीनियर हुई हैं लड़कियां और उन्हें मौका दिया जाएगा बिहार को सर्व करने का। तो समझिए कि उनकी क्रिएटिविटी बिहार में ही रहेगी। तो नो डाउट कि जैसे जैसे लड़कियां आगे बढ़ेंगी बिहार वैसे वैसे आगे बढ़ेगा। और कुछ सालों बाद, बिल्कुल, और कुछ सालों बाद आप देखिएगा कि एक बिहार की बदली हुई तस्वीर रहेगी। एक पुरुष पढ़ता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुरुष पढ़ते हैं तो कम और महिला पढ़ती हैं तो ज़्यादा और पुरुष को नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल दोनों के मिलने से ही समाज तैयार होगा। लेकिन एक महिला पढ़ती हैं तो आप उनके घर का संस्कार, उनके घर के तौर तरीके, उनके बच्चे के बैठने के, उठने के, खाने के, सभी तरह के तौर तरीके, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, बाहर भी आप देखिए आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सभी में लड़कियां सीईओ ही खोजी जाती हैं। क्यों? रिसेप्शन पे हर जगह देखिए लड़कियों को ही ढूंढा। क्यों? क्योंकि लड़कियों को में क्रिएटिविटी है, पेशेंस है कि कैसे हम किसी क्लाइंट को डील करेंगे, कैसे उनको अपने पक्ष में करेंगे। तो ये तो है ही ना बेटियों के पास। तो नीतीश कुमार जी ने वो मौका दिया है कि बेटियां वहाँ तक पहुँचे और वो बिहार को सर्व करें।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे चैनल पे आए, अपनी बातों को रखी। तो ये थी हमारे साथ सुहेली मेहता, जो कि जदयू से प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और मगध महिला की प्रोफेसर भी हैं। ये खुद भी एक महिला है और महिलाओं के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से सरकार महिलाओं को आरक्षण देके आगे बढ़ाने की काम कर रही हैं और आगे भी सरकार की तरफ से ऐसी ही नीतियाँ लाई जाएंगी ताकि महिला पढ़े, सशक्त बने और बिहार के लिए हर वो विकास के काम किए जाएंगे जिससे बिहार आगे बढ़े और विकसित हो। तो इस तरीके की बात हमने की है और भी इसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ PI। नमस्कार।